हेलो फ्रेंड्स। तो अब आज हम बढ़ेंगे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से काफी सारे क्वेश्चंस है। वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में जेडब्ल्यू नीट काफी सारी जगह पे आपको काम में आ सकते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ करता था, दैट्स ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। एग्जैक्टली उसी तरह से अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनने वाला है, दैट्स वी कॉल्ड एज ए किर्चॉफ्स लॉ। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है विच इज बेस्ड ऑन द किर्चॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले हम आज किर्चॉफ के बारे में समझेंगे। तो देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट होगा दैट इज विद द किर्चॉफ लॉ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं किर्चॉफ क्या समझाने का ट्राई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, state the two Kirchhoff's law for electrical circuits and explain them in giving a suitable examples। तो देखिए सबसे पहले किर्चॉफ्स लॉ, यहाँ पे दो लॉ उसके बनने वाले हैं, जिसमें एक को कहते हैं हम जंक्शन रूल और दूसरे को हम कहने वाले हैं लूप रूल। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दो वर्ड्स, एक को हम कहते हैं जंक्शन, ठीक है, और एक को हम कहने वाले हैं लूप। जंक्शन रूल यानी क्या? तो कि वैसे जंक्शन वर्ड आपने काफी अलग अलग जगहों पे सुना हो सकता है, उसमें से मोस्ट फेमस होता है रेलवे स्टेशन पे। ओके, तो जंक्शन मतलब क्या? तो कि जहां पे हम ऐसा समझने का ट्राई करें कि कोई एक जगह से ट्रेन आता है और वहां से वो कोई दूसरी जगह पे जाता है, दैट पॉइंट इज कोई कॉल्ड एज अ जंक्शन। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे कुछ लोग कहीं से आएंगे और वहां पे उतर जाएंगे, और वहीं से कुछ लोग आएंगे और वो कुछ आगे बढ़ेंगे। अब उसी चीज को हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल अगर सर्किट के केस में हम ऐसा समझे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक जंक्शन, ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पे फिर से बताने का ट्राई करता हूँ। मान लो यहाँ पे कुछ हमने वायर्स ले लिए और ये मैंने एक यहाँ पे जंक्शन बना दिया, ठीक है। वो जो है उससे थोड़ा सा अलग समझने का ट्राई करता है। मान लो ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये यहाँ से I3 करंट है, और ये यहाँ पे कोई I4 करंट है, ठीक है। तो जंक्शन जो है उसको मैंने O पॉइंट कहा। तो उसी तरह से आप समझने का ट्राई करिए कि जितने लोग जंक्शन की ओर आए, ओके, इट मीन्स वहां पे जितने लोग आए वो ऐड हुए और वहां से जितने गए वो सब्ट्रैक्ट हुए। तो उसी बेसिक फंडा से आपको यहाँ पे ऐसा समझना है कि टोटल करंट एट द जंक्शन, टोटल करंट एट द जंक्शन, वो वहां पे ऑलवेज जीरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक सिंपल सा आइडिया हो, तो रेलवे स्टेशन पे कोई रुक नहीं सकता है। अगर आप किसी को रिसीव करने गए या तो किसी को छोड़ने के लिए गए, आप सी ऑफ करने के लिए गए हैं, तो यू टू टेक वन प्लेटफॉर्म टिकट। मतलब क्या? तो कि कोई भी एक ट्रेन आता है या तो कोई भी एक ट्रेन जाता है, तो या तो आपको जर्नी करना है या तो आप वहां से कहीं और जाने वाले हैं, मतलब आप उस स्टेशन पे आ रहे हैं। तो स्टेशन पे रुकना अलाउड नहीं है, इट मीन्स वहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो जीरो हो जाने चाहिए। या तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा है उसके पास कोई ना कोई तो टिकट होना चाहिए, या तो आने वाला या तो जाने वाला या तो प्लेटफॉर्म टिकट। एग्जैक्टली उसी सेम बेसिक फंडा से अगर मैं समझने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पे I1 इट इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, I2 is also coming towards the junction, I4 and I3 is going away from the junction। तो टोटल करंट एट द जंक्शन, कोई भी सर्किट में कहीं पे भी आप जंक्शन देखते हो, तो उस जंक्शन पे टोटल करंट का वैल्यू क्या समझना है? जीरो समझना है। अब यहाँ पे उसका साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। जो करंट आते हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, तो आए वो ऐड, जो जाते हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी -I3 -I4। तो उसका बेसिक फंडा आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, द करंट इज कमिंग टुवर्ड द जंक्शन दैट इज I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन दैट इज I3 प्लस I4। तो जो करंट आए उन सबको ऐड किया, जो गए उन सबको भी ऐड किया, तो उसका मतलब ये करंट इज कमिंग टुवर्ड द जंक्शन विच इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। आई होप इट्स अ क्लियर फंडा। चलो, ये जो बेसिक सा पॉइंट था उसको हम यहाँ पे अलग तरीके से भी समझने का ट्राई कर लेते हैं, जो यहाँ पे हमने नोट्स दिया है उससे हम कैसे समझते। देखिए
तो यहाँ पे ऐसा समझाया that sum of the part or the sum of the current, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि देखिए the sum of the current entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction, यानी जो करंट आता है उतना ही करंट का वैल्यू वहां से चला जाएगा. सो द टोटल करंट एट द जंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे उसका साइन कन्वेंशन भी बता दिया. द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, यानी जो जंक्शन की ओर आएगा, टुवर्ड द जंक्शन टेक पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन दैट इज नेगेटिव. आए वो ऐड, जाए वो सब्ट्रैक्ट. ऐसे याद रखिए, आपका काम क्लियर है. यहाँ पे एक रैंडम सामने फिगर लिया हुआ है, पर आप बता सकते हैं टोटल करंट एट द जंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा. ओके, तो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वो थोड़ा सेम ही जाएगा. मतलब थोड़े डायरेक्शंस अलग है, डायरेक्शंस भी यहाँ पे सेम लग रहा है, बिकॉज हियर यू कैन ऑब्जर्व इट, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 ही हो रहा है. क्लियर? चलो, तो उसी बेसिस पे आइडिया यहाँ पे हम ले सकते हैं. नेक्स्ट वन, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द किरचॉफ करंट रूल. तो देखिए यहाँ पे उसको कहने के कुछ नाम है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हो किरचॉफ फर्स्ट रूल. तो देखिए यहाँ पे जैसे हम ऐसा कह सकते हैं किरचॉफ करंट रूल, ओके, KCR. ओके, उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं किरचॉफ लूप रूल. सॉरी लूप रूल तो सेकंड आएगा, बट यहाँ पे उसको आप कह सकते हैं जंक्शन रूल. ओके, तो किरचॉफ जंक्शन रूल आप ऐसा कह सकते हैं. तो करंट रूल भी कह सकते हैं, जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं कहने के लिए. ओके, तो यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ जो है वो बहुत ही काम का है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है इट इज कंसिडर एज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी बहुत काम की चीज है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कोई भी जंक्शन पे कोई भी चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट नहीं होता है. द चार्ज और द करंट इज कमिंग टुवर्ड द जंक्शन विच इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो वहां पे चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय जैसी सिचुएशन है वो जंक्शन पे बनती है. इसलिए यहाँ पे किरचॉफ के फर्स्ट रूल को हम ऐसा कह सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. When the current in the circuit are steady, the charges cannot accumulate और originate at any point of the circuit. मतलब वो कहीं पे accumulate मतलब कहीं पे इकट्ठा है, वो नहीं होता है. जैसे कि कहा गया कि जैसे आप स्टेशन पे रुक नहीं सकते हैं, या तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, या तो आप कहीं से आ सकते हैं, या तो आप किसी को छोड़ने के लिए आए, तो आप किसी को रिसीव करने के लिए आए हैं. So when you are on the platform, that should be one kind of a ticket that you have to purchase. ओके, या तो कहीं से आए हो वो टिकट होना चाहिए, या कहीं जा रहे हो वो टिकट होना चाहिए, या तो प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए. सो वॉट एवर द चार्ज फ्लो टूवर्ड द जंक्शन इन एनी टाइम इंटरवल दैट इज इक्वल टू द चार्ज मस्ट फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो जो चार्ज है वो आ रहा है या तो वो चार्ज जाता हो, ऐसा होना ही चाहिए. क्लियर? नाउ इट इज अबाउट द सेकंड लॉ और अ लूप रूल. सेकंड लॉ जो है उसमें थोड़ा डिटेलिंग है, ध्यान से समझिएगा, जिसको किरचॉफ सेकंड रूल KSR कहेंगे, उसको किरचॉफ लूप रूल भी कहेंगे, और उसको किरचॉफ वोल्टेज रूल भी हम कहेंगे. कंपैरिजन देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा. इसको वोल्टेज रूल कहते हैं, तो इसको आप करंट रूल कहते हैं. यहाँ पे करंट की बात आएगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज की बात आएगी. यहाँ पे इसको लूप रूल कहते हैं, तो यहाँ पे इसको जंक्शन रूल कहते हैं. ओके, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट रूल की बात करते हैं, तो ये सेकंड रूल की बात करते हैं. जैसे जंक्शन हमने समझा, उसी तरह से अब यहाँ पे हम समझेंगे लूप का मतलब क्या होता है. वैसे लूप बहुत ही कॉमन सा वर्ड है. लूप यानी कोई भी टाइप का एक क्लोज्ड सर्किट. अब जब भी कोई जगह पे हम कोई क्लोज सर्किट देखते हैं, तो यहाँ पे उसने ऐसा लॉ जो है वो बनाया कि around any closed loop of a network, the algebraic sum of charges
sorry, algebraic sum of the changes in the potential that must be 0. That's a slip of tongue. तो जो भी चेंज होता है किसके अंदर, तो कि पोटेंशियल के अंदर, यानी जैसे यहाँ पे मैंने कहा था समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा कहना है समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टोटल करंट जो है वो 0 बनना चाहिए, यहाँ पे टोटल यानी समेशन ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल दैट शुड बी 0 होना चाहिए। अब इसी चीज को थोड़ा और एलोबरेट करके समझना है, ताकि फर्स्ट लॉ है उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सेकेंड रूल के अंदर थोड़ा साइन कन्वेंशन है, इसलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब डेल्टा वी की बात करें तो v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ऐसा एक पॉइंट है आपके पास। अगर हम ऐसा कहते हैं कि डेल्टा वी 0 है तो ई माइनस आई आर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसका मतलब मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर दूं तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन भी मिल सकता है, और इसके हिसाब से भी आप सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बना सकते हैं। इन एनी क्लोज्ड सर्किट, जितने भी वहां पे बैटरीज है, that summation of all the EMF is equivalent to summation of the product of current and resistance. ओके तो उसका आप आइडिया यहाँ पे बता सकते हैं। तो सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो ऑलवेज आप फॉर्मूला के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट लॉ उसको आप ऐसे बता सकते हैं दैट समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इज इक्वलेंट टू 0 हो गया। यहाँ पे हमने ऐसा कह दिया समेशन ऑफ और द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। पर अगर मान लो मैंने ऐसा स्टेटमेंट या तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखा और उसके हिसाब से मुझे समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, ये वैल्यू जो मिल रही है, ओके तो उसके हिसाब से मेरा स्टेटमेंट जो है वो ऐसा बनना चाहिए। फॉर एनी क्लोज्ड लूप summation or the algebraic sum of all the EMF is equivalent to algebraic sum of product of current and resistance। यानी मैंने जो स्टेटमेंट बनाया वो इसी को सिर्फ वर्ड्स हमने दिए, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका साइन कन्वेंशन है वो आता है। साइन कन्वेंशन को याद रखना यहाँ पे बहुत 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 जरूरी है। ओके जितना आप उसको याद रख सकते हैं उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, ठीक है। ये कंपैरिजन से वो दिमाग में अच्छी तरह से आप रखिएगा। चलो अब यहाँ पे जो उसका साइन कन्वेंशन है उसको हम देखते हैं, और उसके बाद एक लूप की हम बात करेंगे जिससे आपको उसका पूरा आइडिया है वो आ सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जिसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात होनी चाहिए। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके करंट ऑलवेज हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, नंबर 1। दूसरा ऐसा समझा जाएगा कि अगर वहां पे पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ओके अगर मान लो वहां पे पोटेंशियल, अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि पोटेंशियल जो है वो कहीं पे ड्रॉप हुआ, कम हुआ, तो वहां पे उस पोटेंशियल का साइन आपको पॉजिटिव लेना है। ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। अगर मैंने ऐसा कहा कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यानी कम हुआ, उसको मुझे नलीफाई यानी इक्वल 0 करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें उतना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर कहीं पर हमने ऐसा कहा पोटेंशियल राइज हुआ, बढ़ा, जो बड़ा हुआ है उसको फिर से 0 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना मुझे कम करना पड़ेगा ना। क्लियर? तो देखिए उसको यहाँ पे एक अलग साइन कन्वेंशन से हमसे समझाने का ट्राई किया है। बेसिक फंडा है वो उसको समझिएगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो फैक्ट बात है। यहाँ पे आप जो क्लोज सर्किट लेंगे, क्लोज्ड पाथ लेंगे, वहां पे साइन कन्वेंशन या तो जो करंट का डायरेक्शन है वो थोड़ा कन्वीनियंसी के हिसाब से लिया जा सकता है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा यहाँ पे ऐसा समझना है आपको कि साइन कन्वेंशन जो भी हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट रखा है वी कैन टेक एनी डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप क्लोज पाथ लेकर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैवर्स डिस्टेंस, यानी करंट के फ्लो करने का आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते। पहले सुनते जाइए उसके बाद आप एग्जांपल देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके तो इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं था, वैसे कहने के लिए आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन लो। साइन कन्वेंशन ये सेकंड थर्ड पॉइंट पे आएगा। देखिए द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन पॉजिटिव,
मतलब कोई भी क्लोज लूप के अंदर अगर कोई सेल आता हो तो उस सेल का साइन कन्वेंशन आपको पॉजिटिव लेना है। कब? तो कि जब आप नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर जाओ। उसको हम ऐसे याद रखते हैं कि कोई भी क्लोज पाथ हम ले रहे हैं, हम कहां से कहां गए, जो आपका एंड टर्मिनल है उसका साइन कन्वेंशन ले लेने का। रिपीट, जो कोई भी डायरेक्शन ले लो, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वहां से करंट जो लास्ट एंड पे पहुंच रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि करंट का फ्लो ऐसे था तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो यहाँ पे देखो इसका साइन पॉजिटिव ले लिया। सो ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव लिया, तो आइडिया क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो एंड टर्मिनल नेगेटिव था, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव आया। सो ईएमएफ सेल टेकन नेगेटिव इफ ट्रैवल्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो एंड टर्मिनल है उसका साइन कन्वेंशन पहला डायरेक्शंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन वाला ये याद रखना है अपने को अच्छी तरह से। दूसरा, करंट जो है वो मान लो कि कोई क्लोज पाथ के अंदर ये यहां से यहां ऐसी करंट की डायरेक्शन दिया, तो जो हमारा सिलेक्टेड पाथ है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस टेकन पॉजिटिव कब? when the resistors traveled in the same direction of a assumed current। वो करंट को तो एज्यूम में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे भी ले सकता हूं, पर जो मैं पाथ ले रहा हूं वो पाथ का डायरेक्शन, वो पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो उसे पता चल जाएगा आई आर को आपको नेगेटिव लेना है कब? जब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट, यानी करंट जा रहा था यहां से यहां, फिगर के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो जा रहा था लेफ्ट से राइट, पर हमने यहाँ पे करंट लिया था, मतलब पाथ लिया हुआ है यहाँ से यहाँ, यानी राइट टू लेफ्ट, तो वहां पे प्रोडक्ट इसका कैसा लेना है? माइनस आई आर। दो साइन कन्वेंशन। ओके, शॉर्ट में यहाँ पे समझते हैं। ओके, एक आएगा ईएमएफ के लिए। ओके, तो ईएमएफ में क्या लेने का? तो के एंड टर्मिनल साइन लेना है। ठीक है, एंड टर्मिनल मतलब क्या? तो कि नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर मैं यहां से यहां गया तो पॉजिटिव ईएमएफ, अगर मैं यहां से यहां गया पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर आइडिया? चलो, ये हो गया ईएमएफ का साइन कन्वेंशन। और दूसरा है आईआर के लिए, तो उसके लिए आप ऐसे याद रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी, मतलब करंट का डायरेक्शन और जर्नी का डायरेक्शन सेम हो। इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी कैसा लेना है? पॉजिटिव। ओके, सेम डायरेक्शन। और इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैसा लेना है? नेगेटिव। आई होप इतना क्लियर रहेगा। ये जितना क्लियर रखोगे उतना आपको आगे का बहुत कुछ है वो मस्त तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। क्लियर? चलो, यहाँ पे पहले एक फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर को भी बिना देखे ही हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जरूरत हो तो आप पैरेलल लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हमने आपको एक लूप दिया हुआ है, उस लूप के लिए मैं यहाँ पे पहले रैंडमली अपने हिसाब से देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे डायरेक्शंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज, यानी ABCD के फॉर्मेट हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन है DEF वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे दो बैटरीज, एक E1 है और एक E2 है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि मैं A B C F A, यानी नीचे वाला जो लूप है वो लूप में ले रहा हूँ, A से स्टार्ट करके A पे आया, तो मैं A से A की ओर गया। आपको साइन कन्वेंशन इस ऑर्डर में लेना है, समेशन ऑफ EMF इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ IR। ठीक है, तो देखिए पहले ये पूरे पाथ में हम बैटरी की बात कर ले,
तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, फिगर देख सकते हैं यहाँ से, नेगेटिव के पॉजिटिव की ओर गया, तो आपको ईएमएफ पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, अब मैं बी से सी से एफ गया, वहां पॉजिटिव से मैं नेगेटिव गया, तो मुझे ये नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मेरा पाथ जो है वो ए से बी का था, करंट भी उसी डायरेक्शन का था, तो वो पॉजिटिव ले लेना है, तो यानी मुझे लेना है I1R1 पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सी से एफ की ओर, पर करंट आ रहा था इस डायरेक्शन में, इसलिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वाला है वो ले लेना है I2R2 नेगेटिव। ठीक है, तो आपका ये आइडिया यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I1R1 माइनस I2R2। समझ में आई बात? पक्का? अच्छी तरह से। तो ये जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप एक इक्वेशन बना सकते हो। आपको E1 का, E2 का, I1 का, I2 का कोई वैल्यू जो है वो दिया जा सकता है, और वो जो वैल्यू देते हैं उसके हिसाब से आप उसका आइडिया है वो लगा सकते हैं। क्लियर? चलो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और लूप लेता जिसमें हम सी से स्टार्ट करते, तो देखिए, अगर मैं सी डी ई एफ सी ऐसा कहता, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा कुछ ट्राई करते। देखिए, सी से स्टार्ट करता है, तो जर्नी डायरेक्शन पहले बैटरी वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी में देखा जाए तो एफ से हम सी की ओर आए, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आए, यानी E2 जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू करंट का डायरेक्शन, जर्नी डायरेक्शन सेम है, तो करंट वहां पे I2 प्लस I1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है R3। ठीक है, और I2R2 वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो I2R2, खत्म हो गया ये इक्वेशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं, और साइन कन्वेंशन यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर का और ये जो थर्ड नंबर वाला दिया है, वो जो एंड टर्मिनल है उसका साइन कन्वेंशन, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जर्नी नेगेटिव। क्लियर? अब देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, दैट्स ट्रैवलिंग द ABCFA, ABCFA देखेंगे तो I1R1 हो गया पॉजिटिव इन द सेम डायरेक्शन, I2R2 हो जाता है नेगेटिव ताकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, E1 पॉजिटिव ताकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, और E2 नेगेटिव ताकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे बताया, सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल इज बेसिकली कंसिडर्ड द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई भी लूप लो तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी पूरे लूप के अंदर कहीं पे भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम या तो कंजर्व्ड जो है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड जो है वही अंदर लूप के अंदर ही यूटिलाइज होता रहेगा। कहीं एनर्जी बढ़ेगा, कहीं एनर्जी कम हो जाएगा, पर जितनी एनर्जी के साथ उसने स्टार्ट किया है जर्नी, एट द एंड वही एनर्जी के साथ वो अपना पाथ कंप्लीट करेगा। ओके, जब एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो थोड़ा और अच्छी तरह से आइडिया उसमें आ सकता है। तो ये जितने पॉइंट्स बताए उसको अच्छी तरह से लिख लिख कर आप लर्न करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा, और साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर देने का। ठीक है, अच्छा हाँ, किरचॉफ के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो गिवन डेटा हो उसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा उल्टा भी हो, जैसे कि अभी जो जस्ट मैंने यहाँ पे हमने देखा था ना, तो देखो ये वाला ही किस्सा है, ये वाला जो किस्सा है यहाँ पे दिया गया है वो, तो यही साइन करने, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना उसी को क्या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ। ओके, देखो कैसे, तो कि अगर मान लो हम यहाँ पे उसको ऐसा लिखने का ट्राई करें, यही वैल्यू को,
तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, दिस वन इज इक्वल्स टू I1 R2 I2 R2 minus E1 plus E2 is equal to 0. I think it's right. कह सकते हैं ऐसा? ऑफ कोर्स कह सकते हैं ऐसा। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 माइनस E2 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये तो राइट है ही। ऑफ कोर्स यहाँ पे R1 समझिएगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई कोई जगह पे हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो इक्वेशंस बनाए हो उसमें वो इक्वल टू 0 करके बनाया हो इक्वेशन। तो I just suggest you just try to make equation in this format. Summation of IR is equal to summation of EMF. ओके, तो इसके हिसाब से थोड़ी हैबिट रखेंगे। आप अपने हिसाब से जो आपने सीखा है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाइएगा, और उसके बाद आप पूरे इक्वेशंस को देखिएगा तो आपको उसका 100% सही आंसर है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सो द वर्क डन बाय इट अलोंग एनी क्लोज पाथ मस्ट बी 0, यानी वहां पे एनर्जी कोई कंजर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज अ व्हिस्टन ब्रिज, जो यहाँ पे बहुत ही काम का क्वेश्चन समझा जाता है। ओके, पहले इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से समझने का ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको कहते हैं बैलेंस ब्रिज ऑल्सो। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम है साइंटिस्ट का, उसके बेसिस पे आता है। वैसे इसको कहा जाता है बैलेंस ब्रिज कंडीशन। ये कैसे काम करता है, तो कि यहाँ पे ऐसा कहा है कि एक सर्किट जो अगर हम इस तरह से बनाने का ट्राई करें, ये कुछ रेजिस्टर्स ले लिए हमने, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसका मैं आइडिया दे देता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ पे इसको P, किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको P, Q, R और S ऐसा नाम दिया। R1, R2, R3, R4 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन दो एंड के साथ मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया। पहले मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, उसके बाद नोट्स के पैरेलल भी समझा दूंगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे कुछ नाम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कह दिया A पॉइंट, इसको कह दिया B पॉइंट, इसको मैंने कह दिया C पॉइंट, और इसको कह दिया D पॉइंट। व्हिस्टन ब्रिज को आइडेंटिफाई करने का तरीका, दैट शुड बी 5 कंपोनेंट्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 रेजिस्टर्स थे, और 5वां ये गैल्वेनोमीटर है, मतलब 5 कंपोनेंट है। इसको लेकर आपने एक क्वेश्चन किया हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर, अगर किसी को याद हो तो। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ऐसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सी जो 2 पॉइंट है आपके पास। ओके, तो देखिए ए पॉइंट ऐसा है जहाँ पे 2 कनेक्शन है, एक ऊपर गया पी की ओर, एक गया आर की ओर। उसी तरह से जो सी पॉइंट है उसको भी 2 कनेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऐसे जिसमें 2 कनेक्शन है। सेम वे बी और डी जो है उसमें 3 कनेक्शन है। ठीक है, ये डी वाला पॉइंट उसमें भी 3 कनेक्शन है। ठीक है, तो जब ये अगर बैलेंस कंडीशन हो, या तो यहाँ पे किरचॉफ रूल जो हमें लगाना है वो कैसे काम करेंगे, तो हमने सबसे पहले एक क्लोज लूप ले लिया, यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन ले लिया रैंडम सा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ से टोटल करंट जाएगा, ठीक है, करंट आई जी गया, यहाँ से 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ, एक ए बी की ओर जाएगा, एक
ए डी की ओर जाएगा। जैसे बी पे पहुंचेगा तो फिर से वहां पे उसके दो पार्ट बनेंगे। ओके, वहां पे करंट फिर से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर मान लो आपने जो भी रेजिस्टर्स यहाँ पे लिए, अरे ओके, यहाँ पे ऐसा समझना है कि जो भी रेजिस्टर्स हमने लिए, अगर मान लो वो ऐसे लिए जिस वजह से P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, अगर ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है तो B और D के बीच में कनेक्टेड रेजिस्टर्स या तो कंपोनेंट है वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब उसका कोई इफेक्ट वहां देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका पूरा आइडिया देने का ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे उसने बताया, it is the arrangement of a four resistances used to determine one of this resistance quickly and accurate in terms of the remaining three resistances। मतलब चार में से अगर तीन नोन हो तो फोर्थ अननोन कैसे होगा, उसका आइडिया कैसे आ सकता है, वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट विस्टन ने बताया था काफी सालों पहले। तो उसके लिए यहाँ पे बताया पी क्यू आर एस चार कंपोनेंट हमने ले लिए, कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ये उसका अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को समझने के लिए हमने एक सिंपल सा आइडिया आपको दिया यहाँ पे। अरेंजमेंट कैसे देखना है, तो कि देखिए टोटल करंट आई था। ओके, इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे टोटल करंट आपको आई दिया हुआ है। द टोटल करंट आई डिस्ट्रीब्यूट इन द टू ब्रांचेस I1 एंड I2। यहां से करंट जाएगा जिसको नाम दिया है IG। तो ऐसा समझिए जो करंट निकला और बी पॉइंट से भी एक करंट निकला, दैट इज IG। तो बी पॉइंट पे ऐसा देखा गया कि I1 आया, IG गया, तो क्या कह सकते हैं I1 माइनस IG इन द रिमेनिंग ब्रांच। लुक एट द डी ब्रांच, क्या आया, I2 आया, IG भी आया। तो डी पॉइंट पे दो करंट आए, करंट आते हैं वो ऐड करना है, तो यहाँ पे बन जाता है करंट I2 प्लस IG। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आ गया I1 माइनस IG, यहाँ पे आ गया I2 प्लस IG, और एक सिंपल सा सर्किट हमने बनाया। यहाँ पे रैंडमली हमने करंट की डायरेक्शंस ले लिए हैं ताकि हमें क्लोज लूप लेना है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है वो मैं वन बाय वन एक लाइन से समझा रहा हूँ। बेसिक आइडिया ऐसा है कि वी हैव अ फोर रेजिस्टर्स, यहाँ पे हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है, वहाँ पे हम क्लोज लूप लगाएंगे। The bridge is said to be balanced when the potential difference across the galvanometer is zero। मतलब हम ऐसा कहना चाहते हैं। वैसे गैल्वेनोमीटर क्या है वो मैं बता देता हूँ, शायद किसी ने हो सकता है क्लास में देखा भी हो। गैल्वेनोमीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो जीरो दिखाता है। वहाँ पे करंट ऐसे ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, वहाँ पे जो करंट जीरो है ना, मतलब जीरो पॉइंट है ना, पॉइंट है वो बीच में होता है। ओके, वो एक थोड़ा अलग टाइप का मीटर होता है जहाँ पे जीरो मिडल में होता है, जीरो से लेफ्ट और जीरो से राइट, दोनों से कुछ कुछ डिविजन्स वहाँ पे दिए गए होते हैं। वहाँ पे आइडिया ऐसा लगाया जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने का काम गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस ब्रिज कंडीशन। P बाई क्यू इक्वल टू R बाय S। अगर मान लो अननोन रेजिस्टेंस S है तो Q बाई P इंटू R से मिल जाएगा। पर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट कब दिखाएगा, ओके जीरो कब दिखाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ध्यान से सुनते जाइएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया S be the resistance to be measured। Resistance R is also adjusted that there is a no deflection in the galvanometer, that a bridge is said to balance when the potential difference across the galvanometer is zero, that is no current through the galvanometer। तब जाके बैलेंस ब्रिज का ये कंडीशन हमारा काम करेगा। तो हमारे लिए वेस्टर्न ब्रिज मतलब क्या, तो कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाय S को समझना। क्लियर? तो देखिए
So knowing the ratio of resistance P and Q and the resistance R, we can determine the unknown resistance S. मिल जाएगा। पर कैसे मिलता है, कैसे हम किरचॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका वो काम का पॉइंट स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा। Derivation of the balance condition from the Kirchhoff law. Accordance with the Kirchhoff law, the current through various branches as shown in this figure. तो सबसे पहले ए बी डी ए ब्रांच लिया। ओके, तो देखिए आपके सामने है ए बी डी ए ब्रांच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किरचॉफ का रूल है वो अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा, क्योंकि किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने ये समझा उसके साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी टेक पॉजिटिव। चलो ठीक है, चलो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं ए बी डी ए लूप। ठीक है, तो मैं ए की डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे आएगा I1 इंटू पी। ओके, पॉजिटिव। अब मैं गया बी से डी की ओर तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा जी जितना और करंट है आई जी जितना। उसके बाद करंट का डायरेक्शन I2 है वो डी की ओर आ रहा है, पर हमारा जर्नी है वो डी से ए की ओर जा रहा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस आर I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ताकि बीच में यहाँ पे कोई EMF, कोई बैटरी कनेक्ट किया नहीं है। अब उसने ऐसा बता दिया कि करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। I1P इज इक्वल्स टू I2R, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। तो क्या इसके हिसाब से मैं P बाय R इज इक्वल्स टू I2 बाय I1 कह सकता हूँ? क्लियर? इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ। ठीक है, दूसरा लूप मैं इस साइड बना देता हूँ, जो हमें क्या देता है, तो कि मान लो बी सी डी बी। ओके, बी सी डी बी लूप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलो मैंने बी से स्टार्ट किया। ओके, अगर मान लो मैंने बी से स्टार्ट किया, मैं बी से गया सी की ओर, सेम डायरेक्शन, तो क्या लेना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन है तो I1 माइनस आई जी पॉजिटिव लेंगे, इनटू हम Q करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ सी से डी की ओर, पर करंट आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा माइनस साइन, I2 प्लस आई जी इंटू एस। अब मैं जा रहा हूँ डी से बी की ओर, पर करंट आ रहा है नीचे, यानी मुझे लेना पड़ेगा माइनस जी आई जी, और यहाँ पे लूप खत्म हो गया, कोई बैटरी नहीं था इसलिए वो 0 हो गया। अब कंडीशन ऐसा था कि बैलेंस ब्रिज कंडीशन में आई जी 0 है, तो जहां जहां दिखे आई जी वहां वहां कर दो 0। देखो पहला पॉइंट ऐसा बनेगा, I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से अगर मैं I2 बाय I1 करूं, तो देखो I2 इस सेट जाता, I2 बाय I1 करता, तो क्या मुझे Q बाय S मिलता? इसको मैं इक्वेशन 2 कहता। अब दोनों को बैलेंस करो, आपका काम खत्म। I2 बाय I1, I2 बाय N इक्वल P बाय R इक्वल्स टू Q बाय S। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऐसा भी समझा जा सकता है, आई थिंक इट्स अबाउट द वेरी गुड कॉमन सेंस, P बाय R इक्वल टू Q बाय S। तो आप चाहो तो इसको P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S भी कह सकते हैं। ओके, Q बाय P इक्वल टू S बाय R, रेशियो लेना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो रेशियो जो है वो वहां पे इक्वल हो जाएगा, वो हमारा बेसिक फंडा बनता है। ठीक है, तो देखो इक्वेशंस बनाए, आई जी को 0 बना दिया, तो अल्टीमेटली P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय S फॉर्म हुआ। यहाँ पे I1 अपॉन I2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं, मैंने I2 बाय I1 को सब्जेक्ट बनाया। दैट मेक्स सिंपल थिंग्स। आई होप इट्स क्लियर। चलो उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम देख लेते हैं।
लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमने देखा हुआ था न्यूमेरिकल नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, 13 आपको समझ में आया होगा, 14 से आई थिंक आज हमें करना है। ओके, तो देखिए 14th ऐसा है, कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर ए इन द सर्किट। अब ऐसी क्वेश्चन है, उसमें आपको एक छोटा सा आइडिया है वो लगाना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक जंक्शन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ऐसा जो कनेक्शन हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड यानी कैसा, इसको आप मिरर मेथड भी कह सकते हैं। जहाँ पे भी ऐसा कोई जंक्शन हो और अगर आप बीच में मिरर रखो तो दोनों साइड अगर आपको सेम फिगर दिख रहा हो, ओके, जैसे कि रिप्लिकेट हो रहा है, जैसे मिरर में आप देखते हैं उसी तरह से अगर फिगर दिख रहा हो तो वहां पे करंट का वैल्यू आप 0 बता सकते हैं। तो ये जो फिगर था उसी फिगर में से ये फिगर फॉर्म किया। कैसे, तो क्या देखो, जो जंक्शन वाला पॉइंट था ना उसको यहाँ पे 0 बना दिया, यानी 0 करंट हो गया। तो ये जो दो थे उसको हम अपनी तरीके से भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे समझना है, तो हम यहाँ पे उसका लेबलिंग जो है वो कर देते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे ये एक रजिस्टर था, उसके साथ यहाँ पे दूसरा रजिस्टर था, यहाँ पे एक और है 5 ओम वाला, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे कॉमन कनेक्ट किया, और अरे ओके, लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे ये जो फिगर है ओके, उसको हम एक और जगह पर लेकर समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, आई विश अब यहाँ पे प्रॉपरली काम चले। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ लेबलिंग कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको मैं P कह दूँ, A, B, Q, C, D, ऐसा मैं पॉइंट कर दूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से A और D सभी साथ साथ है, ठीक है। तो उसको ऐसा समझा जा सकता है कि ये P पॉइंट से ही, ये P पॉइंट से ही एक 10 ओम, वैसे ऊपर से 5 ओम वाला तो है ही, ठीक है, और उसी P के D पॉइंट से यानी उसके नीचे से, अरे रे, देखिए ये यहाँ से एक 5 ओम वाला आया, ये यहाँ पे अपने Q पॉइंट बना दिया, ये यहाँ पे B हो गया और ये यहाँ पे A हो गया। अब होता क्या है कि A, P और D यहीं के यहीं कनेक्टेड है, इसलिए उसने क्या किया, तो कि जो एंड ए के साथ कनेक्टेड था वही उसने पी के साथ रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए वो रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया। जो डी के साथ था उस रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर दिया, और हाँ, जो नीचे से जो था 5 ओम वाला, जो यहाँ पे सी के साथ कनेक्टेड था, ये डी के साथ कनेक्टेड था, देखिए एज इट इज। ये जो उसका मिड पॉइंट था वहाँ पे मिरर रखा ताकि दोनों साइड को फिगर सेम दिख रहा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए,
ये 10-10 वाले दो पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका वैल्यू बना 5। ये भी 10-10 वाले दो, उसको कनेक्ट किया, बना 5। 5 और 5 सीरीज में, यानी ये पूरा का पूरा ब्रांच बनता है 10 ओम का। ऊपर भी 5 ओम, नीचे भी 5 ओम और बीच में है 10 ओम। ये तीनों के तीनों हो गए पैरेलल में। तो 1/5, 1/5, 1/10 इक्वल्स टू 1/r। तो इसको सॉल्व करने से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। देख, क्वेश्चन में ऐसा था, ओके, सॉरी ये शायद आपने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ। ये फिगर हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे कुछ नाम दिए थे P, A, B, C, D एंड Q। यहाँ पे जो हमने पॉइंट बनाया था, तो ये दोनों पॉइंट A, P और D सभी के सभी एक साथ कनेक्टेड है। तो दोनों के दोनों रेजिस्टर्स ऐसे आप कनेक्ट कर पाएंगे ताकि वो P के साथ, A के साथ या D के साथ किसी के साथ भी कनेक्ट करो, उसका मतलब सेम निकलता है। उसी तरह से B के साथ, Q के साथ और C के साथ कनेक्ट करो, उसका मतलब भी वहाँ पे सेम निकलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये दोनों हो गए पैरेलल में, और 10-10 वाला पैरेलल 5 देता है, 10-10 वाला पैरेलल 5 देता है, 5-5 ने 10 दे दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये हमारा आइडिया यहाँ से क्लियर हो सकता था। तो ये देखो 10 ओम, 1/5, 1/10, 1/5 टोटल बनता है 1/2। R देता है 2 ओम, वोल्टेज दिया था 10 वोल्ट, तो वहाँ से आपको टोटल करंट मिल गया 5 एम्पियर का। आई होप इट्स क्लियर। चलो, ये जो सर्किट है उसमें एक ये वर्ड काम का है जिसको हम कहते हैं स्टेडी करंट। ओके, तो देखिए, in the given circuit with the steady current, calculate the potential difference across the capacitor and the charge stored in it। तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि कैपेसिटर के अंदर कभी करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके, तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो ये ब्रांच में या तो नीचे वाली ब्रांच में ही फ्लो करेगा। टोटल बैटरी है यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ पे उसका डिफरेंस लेना है। तो टोटल ईएमएफ देखिए, 12 बड़ा वाला बैटरी था, 6 छोटा वाला बैटरी था, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड था, इसलिए उसको कहते हैं अपोजिंग बैटरी, इसलिए +12 और -6 किया। टोटल रेजिस्टेंस दोनों का मिलाकर 3 ओम आया, तो टोटल करंट मिल जाता है 2 एम्पियर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि AF हो चाहे BE हो चाहे CD हो, हर एक में पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे VAF यानी करंट की सेम डायरेक्शंस, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो EMF 6 ले लिया। करंट IR के हिसाब से I 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम, और B और E के बीच का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और उसमें से कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल, ताकि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है ना, तो इसका पोटेंशियल 6 और इसका कुछ है VC, वो कैलकुलेट किया तो VC मिल गया 2 वोल्ट, सिंपल सी बात। और चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो यहाँ तक ही अभी हम रखते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14, दो, सिर्फ इतना। ठीक है, और ऑफ कोर्स पार्ट 2 से इतना। हाँ, और पार्ट 1 से जो आज क्वेश्चन हमने किए वो आपको 2 बार लिखने के, उसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 31, 32, बराबर। ये 2 क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 से लिखने के। ओके, इतना ही आपका होमवर्क है। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय।